तेलंगाना के किसान खाद की किल्लत से सख्त परेशान हैं। किसानों की मुश्किलात हुकूमत को नजर नहीं आ रही हैं। किसान खाद के लिए मराकज़ के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। वजीर पूनम प्रभाकर ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की बेहिस्सी किसानों के साथ नाइंसाफी है। खाद की किल्लत से फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। किसानों की मेहनत ज़ाय होने का खदशा बढ़ गया है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है। उन्होंने तंज किया कि हुकूमत का हाल दानुपूत पर बारिश जैसा है। किसानों ने फौरी तौर पर खाद की फराहमी का मुतालबा किया है। वजीर पूनम प्रभाकर ने BRS कायदीन पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि यूरिया की मसनूई किल्लत जान बोझ कर पैदा की जा रही है। BRS कायदीन जूते रख कर कतारें बना रहे हैं। इस तरह किसानों को घबराहट और परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। खाद न मिलने पर किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। प्रभाकर के मुताबिक ये सब मंसूबा बंद तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की मुसीबत में कुछ लोग शैतानी खुशी हासिल कर रहे हैं। खाद की कमी से फसलें बर्बाद होने का खदशा बढ़ गया है। हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है और जल्द इक़दामात करेगी। पूनम प्रभाकर ने किसानों को तसल्ली देते हुए इंसाफ का वादा किया। రైతాంగాన్ని నమస్తే తెలంగాణ పేపర్ ఎజెండా పెట్టుకొని టీఆర్ఎస్ నాయకులు వాళ్ళే కొంతమంది జమై చెప్పులు జమ చేసి కృత్రిమ కొరత పెట్టి రైతులను ప్యానిక్ క్రియేట్ చేసి ఇలా ఎవరైనా అయ్యో దొరకదట అంటే 4 బస్తాలు ఎక్కువ కొంటారు। ఆ విధంగా సరుకులు అడ్వాన్స్గా కొనుగోలు చేసేటువంటి కొంత కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసి ఇలా రాక్షసానందం పొందుతున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీలను దున్నపోతు మీద వాన పడ్డట్టు వ్యవహరిస్తూ ఉల్టా సరి అయిన విధంగా సమాచారం ఇయ్యలే ఇండెంట్ ఇయ్యాలంటే ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యమైన ముచ్చట లేదు। ఇండెంట్ ఇయ్యలే ఒక్కో రోజు అయింది 2 రోజులు అయింది షార్టేజ్ కనబడతలేదా? రైతుల ఎడ్యుకేషన్ కనబడతలేదా? కాబట్టి ప్రభుత్వం బాధ్యత। वजीर सतकुआ ने KTR पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि KTR का दिमाग अब सही तरीके से काम नहीं कर रहा। एक तरफ मुकदमात, दूसरी तरफ घरेलू मसाइल ने इसे उलझा दिया है। सतकुआ ने सवाल उठाया कि थर्ड ग्रेड का मतलब आखिर KTR ही बताए। उन्होंने कहा कि KTR के मुंह से ये अल्फाज तकब्बुर की निशानी है। ऐसे अल्फाज अवामी नुमाइंदे के शान नहीं। सतकुआ के मुताबिक KTR का रवैया मुकम्मल तौर पर गुरूर से भरा हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KTR की सोच गंदी है, इसी वजह से वो ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। सतकुआ ने कहा कि अवाम सब कुछ देख रहे हैं और वक्त आने पर जवाब देंगे। KTR గారికి నిజంగా ఆయన మైండ్ పనిచేస్తలేదు, చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నాడు। థర్డ్ గ్రేడ్ అంటే ఏంటిదో చెప్పాలి। థర్డ్ గ్రేడ్ అంటే ఏంటిది? నీ ఉద్దేశంలో ఏంటిది? అంటే నీ కులమా, నీ ఆస్తా, నీ అంతస్తా, నీ అధికారమా, నీ అహంకారమా, నీ అవినీత? ఫస్ట్ గ్రేడ్లు ఉండేది। థర్డ్ గ్రేడ్లో ఏముంటుంది? థర్డ్ గ్రేడ్ అంటే ఏంటిది? మా సీఎం ఎట్లా థర్డ్ గ్రేడ్ అయిండు, మా ప్రభుత్వము ఎట్లా థర్డ్ గ్రేడ్ అయిందో చెప్పాలి। ఎందుకు అంత అహంకారపూరితమైనటువంటి మాటలు? ఈరోజు ఏదో చల్లకచ్చి ముంత దాచుకున్నట్టుగా బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారు పెట్టిన క్యాండిడేటు లేదా థర్డ్ గ్రేడ్ ప్రభుత్వం పెట్టిన క్యాండిడేటు థర్డ్ గ్రేడ్ పర్సన్ పెట్టింది। అసలు నీ డర్టీ మైండ్ అయ్యా, నీది డర్టీ మైండ్। అందుకనే మట్టిగా ఆలోచిస్తున్నావు। నీ మైండ్లో అసలు ఫ్రెష్నెస్ లేదు, నీ మైండ్లో వాస్తవాలు ఏం తెలియడం లేదు। అందుకనే ఏం చేయాలో అర్థమవుతలేదు నీకు। ఒక దిక్కు కేసులు, ఒక దిక్కు ఇంట్లో ప్రాబ్లం। TDP के बहरान के वक्त जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने चंद्राबाबू नायडू का साथ दिया था। इस मौके पर उन्होंने सीनियर NTR को नजरअंदाज किया। ये बात कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मिलो रवि ने याद दिलाई। उन्होंने कहा कि चंद्राबाबू नायडू को इस एहसान को याद रखना चाहिए। मिलो रवि के मुताबिक शुक्रगुजारी के तौर पर अब कदम उठाना जरूरी है। चंद्राबाबू को चाहिए कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की हिमायत करे। ये उम्मीदवार नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए खड़ा है। मिलो रवि ने कहा कि ये मौका इत्तेहाद और ताल्लुकात निभाने का है। उन्होंने दावा किया कि हिमायत से सियासी रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। कांग्रेस ने चंद्राबाबू नायडू से खिलकर ताउन की अपील की है। ఆనాడు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు న్యాయంగా అప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళంతా ఎక్కువ మంది చంద్రబాబు నాయుడు గారితోనే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు। మరి అందువల్ల చంద్రబాబు నాయుడుకే
ఆ గుర్తు చెందుతుందని అప్పుడు ఇచ్చేసేటువంటి దాంట్లో ఆయన ఉన్నారు. అది దృష్టిలో పెట్టుకునైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ గుర్తు వల్లనే చంద్రబాబు నాయుడు 2-3 సార్లు, అప్పుడు 2 సార్లు అయ్యాడు, మొన్న ఒకసారి అయ్యాడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు అయ్యాడు, 4 సార్లు సీఎం అయ్యాడు. మరి కృతజ్ఞతాభావాన్ని చూపిస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం. तेलंगाना असेंबली स्पीकर ने मुनहरिफ अरकान असेंबली को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। हाल ही में 1 माह के अंदर पार्टी बदलने वाले अरकान पर कार्रवाई का सवाल उठा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फैसला लेने की हिदायत दी थी। अदालती अहकामात के बाद स्पीकर ने माहिरीन कानून से मुशावरत की। एडवोकेट जनरल और वुकला ने इस पर अपनी राय पेश की। उन तजावीज़ की बुनियाद पर स्पीकर ने अगला कदम तय किया। कल 10 अरकान असेंबली को नोटिस भेजने का फैसला किया गया। ये नोटिस उनके इन्हिराफ के ताल्लुक से जारी होंगे। स्पीकर गुडम प्रसाद कुमार ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जल्द ही मुनहरिफ अरकान से वजाहत तलब की जाएगी। ये यूरिया की किल्लत खुद ब खुद पैदा नहीं हुई है। ये किल्लत कुछ वुज़रा और दलालों की साजिश का नतीजा है। ये इल्ज़ाम साबिक वजीर और रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों को धोखा दिया जा रहा है। यूरिया की मसनूई कमी से किसानों को मुश्किलात बढ़ाई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इसमें बड़ी माली लेनदेन हुई है। दलालों और बाज़ वुज़रा ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। खाद की किल्लत ने ज़री पैदावार को खतरे में डाल दिया है। जगदीश रेड्डी ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ఇప్పుడు రైతుకు యూరియా కొరత వాస్తవానికి దీంట్లో చాలా విషయాలలో ఎరువుల విషయంలో కావచ్చు, విత్తనాల విషయంలో ఇది దానంతరం అది వస్తున్న కొరత కాదు, నకిలీవి కావు. ఇవి కేవలం కొద్దిమంది మంత్రులు దళారుల దగ్గర కుమ్మక్కై వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని రైతాంగాన్ని కసాయిలకు అప్పచెప్పినట్టు అప్పచెప్తున్నారు. अंदरुम्मा राज्य में कांग्रेस कायदीन की मनमानियों का मामला मंजर आम पर आया। बेलमपली के रुकन असेंबली गुडम विनोद के करीबी लोग हंगामा करते पाए गए। उनके 2 पीए और कुछ हामी शराब के नशे में धत थे। उन्होंने सरेआम सड़क पर हलचल मचाई। ये वाकया बेलमपली के केमिकल एरिया में पेश आया। कौमी शाहरा पर रक्स करते और शोर शराबा करते नजर आए। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राहगीरों ने उनके रवैये पर बिरहमी का इजहार किया। मकामी अवाम ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के साथ ही इस तरह आबरूरेजी कर रहे हैं। इस वाकये पर हुक्काम और पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने नया प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने ट्रैफिक पेट्रोलिंग बाइक्स और मार्शलिस्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का मकसद ट्रैफिक निज़ाम को मजीद बेहतर बनाना है। पेट्रोलिंग बाइक्स के जरिए सड़कों पर फौरी कार्रवाई मुमकिन होगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक में नज़म कायम रखना इस अक़दाम का मकसद है। मार्शलिस्ट को भी ट्रैफिक कंट्रोल और अवामी सहूलत के लिए तैनात किया गया। सीवी आनंद ने कहा कि शहरियों की हिफाजत सबसे बड़ी तरजीह है। पुलिस कमिश्नर ने अवाम से ट्रैफिक कवायद की पाबंदी की अपील की। इफ्तिताही तकरीब में पुलिस अफसरान और ट्रैफिक अमला भी शरीक रहा। सिंपल यानी भाई ना भाई बस ఓన్లీ షార్ట్స్ సార్ ఈ షార్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ కమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్ప్లెయిన్
బైక్ రైడర్స్ అందరూ కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలండి దయచేసి. हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 2 3 1. कालेश्वरम मंसूबे की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत क्या इक़दाम करेगी, इस पर सवाल उठाया गया। जज ने पूछा कि हुकूमत रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करेगी या असेंबली मुबाहिस के बाद उस पर हुकूमत के वकील के पास फौरी जवाब नहीं था। हुकूमत के वकील ने अदालत से वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि कल तक जवाब देने के लिए मोहलत दी जाए। चीफ जस्टिस अपरीश कुमार सिंह ने इस दरख्वास्त को कबूल किया। उन्होंने कहा कि फ़ी-उल-हाल समाअत मुलतवी की जाती है। मामले की अगली समाअत कल मुकर्रर की गई है। कालेश्वरम रिपोर्ट पर हुकूमत का मौक़िफ़ कल सामने आने की उम्मीद है। हाइड्रा ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तमीरात को मुनहदिम कर दिया। हैदराबाद के माधापुर जुबली इंक्लेव इलाके में सड़कों और पार्कों पर कब्जे हटा दिए गए। इस कार्रवाई में तकरीबन 16,000 गज सरकारी अराजी को वागुजार कराया गया। वागुजार की गई जमीन की मालियत तकरीबन 400 करोड़ रुपए बताई गई है। 4 पार्कों में से 2 पार्कों पर और 5,000 गज सड़क पर कब्जा किया गया था। तकरीबन 300 गज सरकारी जमीन पर बनाए गए एक गैर कानूनी होटल को भी गिराया गया। ये कार्रवाई हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगानाथ के अहकामात पर की गई। एसीपी श्रीकांत और इंस्पेक्टर्स राजेशेखर बालागोपाल की क़यादत में ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। हाइड्रा ने वागुजार अराजी पर बोर्ड और फेंसिंग लगाकर महफूज कर दिया। कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। टीडीपी रुकन असेंबली वी मिर्दी प्रशांति रेड्डी को धमकी आमेज खत मौसूल हुआ। खत में लिखा गया कि अगर 2 करोड़ रुपए न दिए तो जान से मार दिया जाएगा। चेहरे पर मास्क पहने गुंडे एमएलए के घर पहुंचे। उन्होंने ये खत सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले किया और फरार हो गए। खत मिलते ही एमएलए प्रशांति रेड्डी ने पुलिस से शिकायत की। उन्होंने कहा कि ये मामला उनकी जान के लिए खतरा है। पुलिस ने फौरी तौर पर केस दर्ज कर लिया। तहकीकात इंतहाई खुफिया अंदाज में की जा रही हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने का आगाज किया। इस वाक़ये से सियासी हलकों में सनसनी फैल गई है। तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड को धोखा देने का सनसनीखेज वाकया सामने आया। 59 कांस्टेबल उम्मीदवार जाली सर्टिफिकेट्स के जरिए नौकरियां हासिल कर लिए। ये उम्मीदवार जाली बोनाफाइड असनाद के साथ भर्ती में कामयाब हुए। पुलिस महकमे ने इस मामले का इंकिशाफ किया। उन तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ सीसीएस पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। जाली असनाद की बुनियाद पर भर्ती होना संगीन जुर्म करार दिया गया। उन्हें एआर और सिविल कांस्टेबल्स भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि तमाम 59 उम्मीदवारों की तफसीलात की जांच हो रही है। नौकरियों की मनसूखी और कानूनी कार्रवाई का इम्कान है। महकमा पुलिस ने इस धोखाधड़ी पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। हैदराबाद के मियापुर इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक ही खानदान के 5 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए। ये वाकया मिकतह महबूब पेट मियापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। महलूकीन की शनाख्त अपरी खानदान के अफराद के तौर पर हुई है। ये खानदान कर्नाटक के जिला गुलबर्गा के शीडेव गांव से ताल्लुक रखता था। महलूकीन में नरसिम्हा अपरी 60 और उनकी अहलिया वेंकटमा 55 शामिल हैं। उनकी बेटी कविता 24 और दामाद अनुल 32 भी जान बहक पाए गए। कविता और अनुल की 2 साला बेटी अपू भी इसी वाकया में हलाक हो गई। ये खानदान किराया के मकान में मुकीम था। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कृष्णा जिला के गिनवाम मंडल वेंकट नरसिम्हापुरम में सनसनीखेज वारदात पेश आई। लक्ष्मण और पावनी ने 15 साल कबल मोहब्बत करके घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। उनके 2 बेटियां भी हैं।
लेकिन पावनी का अपने करीबी रिश्तेदार प्रदीप से ताल्लुकात कायम हो गए। ये ताल्लुकात गैर इज़्दिवाजी रिश्ते में बदल गए। खुफिया मुलाकातों की बात लक्ष्मण को पता चलने पर मियां बीवी के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। शौहर को रुकावट समझते हुए पावनी ने इसे रास्ते से हटाने की साजिश की। 13 तारीख को पावनी ने अपने आशिक प्रदीप के साथ मिलकर लक्ष्मण का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद दोनों ने उजलत में आखिरी रसूमात भी अदा कर दे। रिश्तेदारों को शक होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तहकीकात में सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने पावनी और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। वीनी की फिल्म में कॉमेडी किरदार वीरभद्रा के तौर पर नजर आए अदाकार रामचंद्र बीमार हो गए। कुछ दिन पहले उन्हें फालिज का हमला हुआ। फालिज की वजह से वो इस वक्त बिस्तर तक महदूद हो गए हैं। रामचंद्र ने खुद अपनी सेहत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में खून का लोथड़ा जम गया है, इस वजह से उनका बायां हाथ और पांव काम नहीं कर रहा। अदाकार ने बताया कि वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सेहतयाबी के लिए मुसलसल इलाज जारी है। मद्दाहों ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की हैं। रामचंद्र ने भी सबसे दुआओं और हौसला अफजाई की अपील की है। टापीचबूतरा पुलिस ने साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई की। छापा नटराज नगर गंगा बोली के एक मकान पर डाला गया। मज़कूरा मकान में मोहम्मद इरफान उर्फ डबरा जुआ चलाने का इल्जाम है। पुलिस ने अचानक धावा बोलकर जुआ खेलने वालों को पकड़ा। इस कार्रवाई में 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 93,390 रुपये नकद बरामद किए। गिरफ्तार अफराद को टापीचबूतरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, वहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जुआ खेलने के इस रैकेट की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। न इलाका ने इस कार्रवाई पर पुलिस का खैर मुकद्दम किया। सुबह 6:30 बजे गंगा बोली आउटपोस्ट के सामने नटराज नगर के एक घर में अकरम के घर रहता है। अकरम बोल के बीबी आपा बोल के इससे पहले था, इधर लेडी राउडी शीटर था, उन्हें गुजर गए। उसके बेटे है अकरम, उसके घर में तकरीबन 16 आदमी जुआ खेल रहे थे। उसमें से पूरा सब लोगों को अपन गिरफ्तार किए। टापीचबूतरा पुलिस और साउथ वेस्ट टास्क फोर्स दोनों मिलके राइड डाल के पूरा 93,390 रुपीज़ और 2 कार्ड के पत्ते के बॉक्स बरामद किए। उसके ऊपर अभी लेके उसके ऊपर केस रजिस्टर करके जांच कर रहे। ये अकरम चला रहे थे साहब, ये जुआ नहीं कोई और ने अकरम घर था डाबरा बोल के, एक इरफान अलियास डाबरा बोल के है, उन्हें नामपल्ली का है। वहाँ उन्हें उसके इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से यहाँ चला रहा। ये लोग पूरा वहाँ पे एरिया में पूरा को मैनेज करके, लोकल लीडरों को मैनेज करके चला रहे थे। इन्फॉर्मेशन जो अभी तक तो हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर उसमें से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो इसके ऊपर शामिल होता, उसके सबके ऊपर हम केस दर्ज करेंगे। आंध्र प्रदेश में मुफ्त बस सहूलत का मुनफरिद असर देखने को मिला। वजवाड़ा से जगुआप जाने वाली एक बस में हंगामा हुआ। सीट के लिए ख्वातीन के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया। कुछ ख्वातीन ने एक दूसरे के बाल पकड़कर खींची, दूसरी ने जूतों से मारने की भी कोशिश की। बस में मौजूद मुसाफिर हैरान रह गए। झगड़े की वजह से बस का सफर मुतासिर हुआ। बिलाखिर कंडक्टर और मुसाफिरों ने बीच बचाव किया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इदुलाबाद जिला बैल मंडल के मासाला बी
गांव में अवाम ने एहतजाज किया। गांव वालों ने बताया कि 3 दिनों से रात के वक्त बिजली काट दी जा रही है। बार बार बिजली बंद होने से लोग शदीद परेशान हैं। अवाम ने इस मसले पर हुक्काम से शिकायत भी की, लेकिन हुक्काम ने कोई तवज्जो नहीं दी। बिजली बहाली के मुतालबे पर गांव के लोग सड़कों पर उतर आए। सब स्टेशन के सामने देहातियों ने धरना दिया। उन्होंने हुक्काम के खिलाफ नारे भी लगाए। गांव वाले बोले कि रात में अंधेरे की वजह से मुश्किलात बढ़ गईं। अहले गांव ने फौरी बिजली सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश की। ये बिल वजीर आज़म, वज़राए आला और वज़रा की गिरफ्तारी की सूरत में ओहदा से बरतरफी से मुताल्लिक है। उन बिलों के मुताबिक संगीन मुजरमाना इल्ज़ामात पर गिरफ्तार रहनुमाओं को ओहदे से हटाया जा सकेगा। अपोजिशन ने उन बिलों की कापियां फाड़कर ऐवान में फेंक दें। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ये बिल सियासी मकासद के लिए ला रही है। दूसरी तरफ मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने इसे इनकलाबी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि कई जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़े कर दिया है कि कानून सब के लिए बराबर है। किरण रिजिजू के मुताबिक किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जा सकता। इस बिल पर बहस के दौरान ऐवान में शदीद हंगामा आराई देखने को मिली। अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। कई पार्टी तो ऐसे है अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर गलती किया है, कोर्ट से जमानत नहीं मिला है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़ना होगा 30 दिन के अंदर में। अगर आप जेल जाते हैं, कोर्ट ने बेल दे दिया, तो फिर आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो अपोजिशन पार्टी इस बिल के स्पिरिट को जबरदस्ती नहीं समझने का कोशिश किया, या गलत समझ रहे हैं, गुमराह करने का कोशिश किया, जबकि बिल बहुत साफ और सरल बिल है कि करप्शन करोगे तो नहीं बचोगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सेंट्रल मंत्री हो, स्टेट में मंत्री हो, करप्शन किया, जेल गया, तो जेल से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। इसके लिए देश भर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मेरे पास में हजारों मैसेज आ चुका है कि मोदी जी को सैल्यूट है कि ऐसा बिल लाया कि कोई भी मंत्री किसी भी पद में हो, लेकिन जेल जाने पर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर 30 दिन के अंदर में किसी कोर्ट से बेल नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा फैसला जो लिया है, मैं समझता हूं कि हमारा जितना बिल का जो कॉपी है, किस बिल पे कितना समय चर्चा हुआ, किस बिल पे चर्चा नहीं हो पाया, डिटेल्स हमारा कॉपी तैयार किया गया है, वो आप खुद देख लीजिएगा। कल भी हमने कुछ साझा किया था। तो आप लोग यहाँ में पार्लियामेंट सेशन को बहुत सालों से आप लोग कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा विरोध तो होता है, और लोकतंत्र में विरोध होना ही चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। अपोजिशन की जानिब से नायब सदर के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी ने आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत हुई। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी दोनों के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई। केजरीवाल ने कहा कि नायब सदर का इलेक्शन खुफिया रायदही के जरिए होता है, इसमें किसी भी पार्टी का विफ्त नाफिज नहीं होता, लिहाजा हर रुकन पार्लियामेंट अपनी राय के मुताबिक वोट डाल सकता है। केजरीवाल ने तमाम पार्टियों के अराकीन से अपील की। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुफाद में सबको जस्टिस रेड्डी को वोट देना चाहिए। ऐसा करने से मुल्क को एक गैर जानिबदार नायब सदर मिल सकेगा। केजरीवाल ने इस मौके पर सबको इत्तेहाद का पैगाम भी दिया। अभी जस्टिस रेड्डी जो कि विपक्ष पार्टियों की तरफ से
उन्होंने नामांकन भरा है अपना वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में। आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहाँ मौजूद थे। अभी जस्टिस साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे और आज जो देश के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जो चुनाव हैं उसके क्या गणित हैं, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। तो हम सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव, चूँकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें विप नहीं चलता है, तो सीक्रेट बैलेट में इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट रखा गया है। नहीं तो संसद के अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं, जो भी वोटिंग होती है, उसमें विप चलता है, इसमें विप नहीं चलता है। तो मैं सभी पार्टियों से बोलूँगा कि जस्टिस रेड्डी का एक इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज, जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं। तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं। तो सभी पार्टियां, दूसरी पार्टियों के लोग भी देश हित में, उनकी पार्टी हाईकमांड जो मर्जी बोले, अपनी पार्टी हाईकमांड की बात नहीं माननी, देश हित में वोट दें और सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताएं ताकि हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति मिल सके। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 9 तारीख को मैं इन्हें बधाई भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।